नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि क्या तुमने हिस्ट्री की सबसे बेस्ट इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और हार्ट टचिंग स्पीच सुनी है या नहीं। वेल, आप में से लगभग सभी का जवाब होगा नहीं। तो आखिर कौन सी है दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पीच? तो यह स्पीच एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी में दी थी। जॉब्स एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, इन्वेंटर और मोटिवेशनल स्पीकर थे। इस स्पीच में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो कुछ भी जाना और सीखा उसे 3 कहानियों में डिवाइड करके करीब 20 मिनट में एक्सप्लेन करा था। तो आज के इस वीडियो में हम उसी स्पीच को हिंदी में जानते हैं, क्योंकि बहुत से लोग उसे इंग्लिश में होने की वजह से समझ नहीं पाते। इनफैक्ट संदीप सर ने भी इसे रिकमेंड किया है। तो चलिए उस बेहतरीन स्पीच को सुनते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। यकीन मानिए, ये स्पीच सुनने के बाद आपको आपकी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगने लगेगी। ये स्पीच लगभग 360 बुक्स पढ़ने जितनी नॉलेज देगी आपको। थैंक यू। आज वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में शामिल होने पर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको एक सच बता दूं, मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन सेरेमनी के इतना करीब पहुंचा हूं। आज मैं आपको अपनी लाइफ की 3 कहानियां सुनाना चाहूँगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिर्फ 3 कहानियां। मेरी पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट करने के बारे में है। रीड कॉलेज में दाखिला लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी, पर मैं उसके 18 महीने बाद तक किसी तरह से वहाँ आता जाता रहा। तो सवाल ये है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। एक्चुअली इसकी शुरुआत मेरे बर्थ से पहले की है। मेरी बायोलॉजिकल मदर एक यंग, अनमैरिड और एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वे मुझे किसी और को एडॉप्शन के लिए देना चाहती थी, पर उनकी इच्छा थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे एडॉप्ट करे। सब कुछ बिल्कुल सेट था और मैं एक वकील और उसकी वाइफ द्वारा एडॉप्ट किया जाने वाला था कि अचानक उस कपल ने अपना डिसीजन बदल दिया और डिसाइड किया कि उन्हें तो सिर्फ एक गर्ल चाइल्ड चाहिए थी। इसलिए तब आधी रात को मेरे पेरेंट्स, जो तब वेटिंग लिस्ट में थे, को कॉल करके बोला गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने झट से हाँ कर दी। बाद में मेरी बायोलॉजिकल मदर को पता चला कि मेरी माँ कॉलेज पास नहीं है और मेरे पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है, इसलिए उन्होंने एडॉप्शन पेपर साइन करने से मना कर दिया। पर कुछ महीनों बाद मेरे होने वाले पेरेंट्स के मुझे कॉलेज भेजने के प्रॉमिस के बाद वो मान गए। तो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, पर गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग क्लास पेरेंट्स की सारी सेविंग्स मेरी पढ़ाई में खर्च होने लगी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई की कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिखाई दी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ और कोई आइडिया नहीं था कि कॉलेज किस तरह से मुझे इसमें मदद करेगा। और यहाँ मैं अपने माता पिता की जीवन भर की सेविंग्स खर्च करता जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और सोचा जो भी होगा अच्छा होगा। उस टाइम तो ये सब कुछ मेरे लिए बहुत डरावना था, लेकिन जब मैं बीते हुए टाइम में देखता हूँ तो मुझे लगता है यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो मुझे जिन क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं था उन्हें लेना छोड़ दिया, सिर्फ अपने इंटरेस्ट की ही क्लासेस लेने लगा। ये सब इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के कमरों में ज़मीन पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था और हर संडे रात को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे कि वीक में कम से कम एक दिन पेट भरकर खाना खा सकूं। यह करना मुझे अच्छा लगता था। मैंने अपने जीवन में जो भी अपनी जिज्ञासा की वजह से किया वह बाद में मेरे लिए अनमोल साबित हुआ। इसे मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। शायद उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मैंने कैलीग्राफी की क्लासेस अटेंड करनी शुरू कर दी। मैंने सेरिट और सैन सेरिट टाइप फेसेस के बारे में सीखा। किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है यह भी सीखा
और यह मुझे बहुत आकर्षक लगता था। उस टाइम मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं इन चीज़ों का यूज़ अपने जीवन में करूँगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और यह खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में कैलीग्राफी नहीं सीखी होती तो मैक में भी कभी मल्टीपल टाइपफेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फ़ॉन्ट्स नहीं होते, और क्योंकि विंडोज़ ने मैक की कॉपी की थी तो किसी भी पीसी में यह सब नहीं होता। अगर मैंने कभी ड्रॉप आउट ही नहीं किया होता तो मैं कभी कैलीग्राफी को वो क्लासेस नहीं कर पाता, और फिर शायद पीसी में जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वे होते ही नहीं। बेशक जब मैं कॉलेज में था तो फ्यूचर में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं पास्ट में देखता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट नज़र आता है। आप कभी फ्यूचर को देखकर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, केवल पास्ट में देखकर ऐसा किया जा सकता है। इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह से आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा, उस टाइम पर भी जब आप सभी से अलग चल रहे होंगे, और यही बात आपको दूसरों लोगों से अलग बनाएगी। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के बारे में है। मैं जिस चीज़ को चाहता था वह मुझे जल्द ही मिल गई, और मैंने अपने पेरेंट्स के गैराज से एप्पल शुरू की। तब मैं 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही अपनी फाइनेस्ट क्रिएशन मैकिंटोश रिलीज़ की। मैं 30 का हो गया था और मुझे कंपनी से फायर कर दिया गया। आप अपनी बनाई हुई कंपनी से फायर कैसे हो सकते हैं? वेल, जैसे जैसे कंपनी ग्रो हुई हमने एक ऐसे टैलेंटेड आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी रन करेगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में कंट्रोवर्सी होने लगी। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया। सो एट 30 मुझे निकाल दिया गया, पब्लिकली निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था अब ख़त्म हो चुका था, और ये बिल्कुल ही अलग फीलिंग थी। मुझे सचमुच अगले कुछ महीनों तक समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे महसूस हुआ कि ये सब इतनी आसानी से एक्सेप्ट करके मैंने अपने पहले की जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नॉइस से मिला और उनसे ऐसे हो जाने पर माफ़ी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने हवेली छोड़कर जाने की भी सोची, पर धीरे धीरे मुझे फील हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मैं अभी भी पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में ज़रा भी कमी नहीं आई है। मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, पर मैं अभी भी अपने काम से प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैंने तब नहीं सोचा, पर अब मुझे लगता है कि एप्पल से फायर किए जाने से अच्छी चीज़ मेरे साथ हो ही नहीं सकती थी। सक्सेसफुल होने का बोझ अब बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर खुद को बहुत फ्री महसूस कर रहा था। इस फ्रीडम की वजह से मैं अपनी लाइफ की सबसे क्रिएटिव पीरियड में चला गया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और एक दूसरी कंपनी पिक्सार स्टार्ट की, और इसी दौरान मेरी मुलाकात एक बहुत ही अमेजिंग लेडी से हुई जो आगे चलकर मेरी वाइफ बनी। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई, और इस वक्त यह दुनिया की सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। अब लॉरेन और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। ये एक कड़वी दवा थी, पर शायद मरीज को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है। अपना विश्वास मत खोइए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आई लव्ड माई वर्क। आप रियली क्या करना पसंद करते हैं यह आपको जानना होगा। जितना अपने लव को फाइंड करना ज़रूरी है, उतना ही उस काम को ढूंढना ज़रूरी है जिसे आप सचमुच एंजॉय करते हो।
आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और ट्रूली सेटिस्फाइड होने का एक ही तरीका है कि आप वो काम करें जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हो। और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि वो आप करें जो करना आप एंजॉय करते हो। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज़ में होता है, वो जब आपको मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छी रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और अच्छा होता जाएगा। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी डेथ के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोट पढ़ा था, यदि आप हर रोज़ ऐसे जिएं जैसे कि आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पे एक इम्प्रेशन बना दी और तब से पिछले 33 सालों से मैंने हर सुबह उठकर शीशे में देखा है और खुद से एक सवाल किया है, अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता है तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं होता है, मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊँगा मुझे अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने में सबसे ज़्यादा मददगार होते हैं। क्योंकि जब एक बार डेथ के बारे में सोचता हूँ तब सारी एक्सपेक्टेशंस, सारा प्राइड, फेल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई ज़रूरी है। इस बात को याद करना कि एक दिन मरना है, किसी चीज़ को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे तो पता भी नहीं था कि पैनक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग यकीन के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है और अब मैं बस 3 से 6 महीने का मेहमान हूँ। डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं घर जाऊँ और अपनी सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लूँ, जिसका इनडायरेक्ट मतलब होता है कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका मतलब कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से जो बातें अगले 10 साल में करते वो अगले कुछ ही महीनों में कर लीजिए। आप सुव्यवस्थित कर लीजिए कि आपके बाद आपकी फैमिली को कम से कम परेशानी हो। इसका यह मतलब होता है कि आप सबको गुड बाय कर दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया। फिर शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां मेरे गले के रास्ते से पेट से होते हुए मेरी इंटेस्टाइन में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, पर मेरी वाइफ जो वहाँ मौजूद थी उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स देखे तो वह रो पड़ा। दरअसल सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैनक्रियाटिक कैंसर है जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और लकीली अब मैं ठीक हूँ। मौत के इतना करीब मैं इससे पहले कभी नहीं पहुँचा और उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दशकों तक पहुँचूँ भी नहीं। ये सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि डेथ एक यूज़फुल बट इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट है। कोई मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी। फिर भी मौत वो मंजिल है जिसे हम सब शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई बचा नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि शायद मौत ही इस ज़िंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये ज़िंदगी को बदलती है, पुराने को हटाकर नए का रास्ता खोलती है और इस समय नए आप हैं, पर ज़्यादा नहीं। कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर यह सच है। आपका टाइम लिमिटेड है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपनी अंदर की आवाज़ को, अपने इंट्यूशन को डूबने मत दीजिए। वे पहले से ही जानते हैं कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो, बाकी सब गौण है। जब मैं छोटा था तब एक अद्भुत पब्लिकेशन द होल अर्थ टेकलॉग हुआ करता था, जो मेरी जनरेशन्स की बाइबल में से एक था। इसे स्टुअर्ट ब्रांड नाम के एक व्यक्ति, जो यहाँ मेलन पार्क से ज़्यादा दूर नहीं रहता था, ने इसे अपना पोएट्रिक टच देके बड़ा ही जीवंत बना दिया था।
ये 60 के दशक की बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग ही नहीं हुआ करती थी। स्टुअर्ट और उनकी पूरी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के कई इश्यूज निकाले और अंत में एक फाइनल इशू निकाला। फाइनल इशू के बैक कवर पर किसी गांव की सड़क का दृश्य था। वो कुछ ऐसी सड़क थी जिस पे यदि आप एडवेंचरस हों तो किसी से लिफ्ट मांगना चाहेंगे, और उस पिक्चर के नीचे लिखा था, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। ये उनका फेयरवेल मैसेज था और मैंने अपने लिए हमेशा यही विश किया है। और अब जब आप लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आपके लिए भी यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। थैंक यू ऑल वेरी मच। तो ये थी दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पीच। दोस्तों, अगर आपने इस स्पीच से कुछ भी सीख कर अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो सकती है और हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर से कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये स्पीच पहुंच सके। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ ग्रेट डे। आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन।